हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से आपने पेपर किया होगा। आज नीट 2023 के पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पेपर कोड इज़ Z5। पेपर का लेवल मैं इजी तो नहीं कहूँगा, पेपर जो था वो मीडियम लेवल का था, अच्छे लेवल का था, बट स्कोरिंग था। स्कोर बहुत अच्छे से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस थे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, दैट इज 4 माइक्रो हेनरी, and current is 2 ampere. So we can say energy stored in an inductor will be equal to U equal to half Li square, and we have to put all values simply 1 by 2 into L. Inductance will be 4 microhenry, that is 10 raised to power minus 6, and value of current is 2 into 2. By solving this we can say 2 से 2 हमारा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा. So we can say 4 2 जा 8 माइक्रो जूल. So correct option is 1, that is 8 माइक्रो जूल. इसी सीरीज़ को एक्सटेंड करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और इसी तरीके से डिटेल डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ 20 मिनट। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाफ लाइफ की जो वैल्यू है दैट इज़ 20 मिनट्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम और लेगी द एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू। यानी इनिशियल वैल्यू का 1/16 पार्ट हो जाए तो सिंपली हम कह सकते हैं n/n नोड की वैल्यू आपको गिवन है इक्वल टू 1/6। और हम जानते हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/n नोड जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। n इज़ नथिंग बट दिस इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। 1/16 को लिखा जा सकता है यहाँ पे 1/2 की पावर 4। सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज़ 4। अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है तो वी कैन से टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 1 हाफ लाइफ है वो 20 मिनट की है तो हम कह सकते हैं 20 इंटू 4 दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 80 मिनट्स. सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन इज 1. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज़ -50 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है. इस क्वेश्चन पे डिटेल में डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है. यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ -50 डिग्री सेल्सियस. Okay, the temperature of gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times. क्वेश्चन में दिया है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए हमारी 3 टाइम्स. अगर 3 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं हमारी जो नई स्पीड होगी दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू. हम जानते हैं स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स VRMS इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, बट दिस टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. ये टेम्परेचर जो है ये केल्विन में होना चाहिए. अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो हम कह सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2. V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है कि V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1/4. सो वी कैन से, और क्वेश्चन में क्या गिवन है चेक करें. T1 की वैल्यू गिवन है दैट इज़ -50. सो वी कैन से -50 प्लस 273 विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू, बाय सॉल्विंग दिस वी कैन से 50 अगर 273 में से माइनस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 223. अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम इसको डालते हैं तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 V1 अपॉन V2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर T1 दैट इज़ 223 डिवाइडेड बाई T2. स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, 1/16 विल बी इक्वल टू 223 डिवाइडेड बाई T2. बाई सॉल्विंग दिस वी विल गेट T2 बट दिस मस्ट बी इन केल्विन इक्वल टू 16 इंटू 223. बट ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है. बाई सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 3295 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस बाय ओपन ऑर्गन पाइप टू क्लोज ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप पे अगर बेसिक की बात करें तो क्लोज सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप आ रही है. तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ 1/2L इंटू V. एंड 4 हम कह सकते हैं. दूसरा अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है
तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, तो 1/, हमारा 4L इंटू क्या आ जाता है V। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ से V कैंसिल आउट हो जाता है, L से L कैंसिल आउट हो जाता है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज़ 4/2। सो वी कैन से दिस विल बिकम 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2:1, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस इज 10 मिली हेनरी and capacitance is 1 microfarad, resistance is 100 ohm, the frequency at which resonance will occur। रेजोनेंस की बात हो रही है, रेजोनेंस हमें पता करना है, फ्रीक्वेंसी को चेक करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते हैं ओमेगा आर विल बी इक्वल टू 1/√LC। हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/√LC, L इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 10 मिली हेनरी, 10 × 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, दैट इज़ 10⁻⁻6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10⁻⁻9 में से एक हमारा चला जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे हमारा -8 बचेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁻4 बचेगा, और इसके ऊपर भी हमारा रूट लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बनेगी दैट इज़ इक्वल टू, हम कह सकते हैं ये 10⁻⁴ 10,000 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर 100 आ रही है तो 100 वाला ऑप्शन तो कहीं मैच हो नहीं रहा है। इसको हम चेंज करते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी में। दिस इज़ इक्वल टू, हम कह सकते हैं 2πfr विल बी इक्वल टू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो fr विल बी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, दिस विल बिकम 100, और बाय सॉल्विंग दिस हम कह सकते हैं 10,000 अपॉन ये आ गया हमारा 628, तो हम कहते हैं ये आ जाएगा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई 628। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो निकल के आती है दैट इज़ 1.59 किलोहर्ट्ज़। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस इज़ 1.59 किलोहर्ट्ज़। 1.59 किलोहर्ट्ज़ इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ के लिए बात हो रही है। बाल्मर सीरीज़ के लिए हम जानते हैं सबसे पहली सीरीज़ लेमन, फिर बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंट। तो अगर बाल्मर सीरीज़ के लिए बात करें तो बाल्मर सीरीज़ में हम कह सकते हैं कि हमारे मिनिमम वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है, 1/λ विल बी इक्वल टू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/λ विल बी इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू में आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1/n2 स्क्वायर। अगर ये वैल्यू, अगर हमारी बात हो रही है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है तो ये टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। और n1 की वैल्यू अगर हम बात करें, बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, तो 1/λ विल बी इक्वल टू r इंटू 1/, हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में बात हो रही है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए बात हो रही है। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हम कह सकते हैं 1/λ विल बी इक्वल टू r इंटू लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट 4th ऑर्डर में आता है तो हम कह सकते हैं दिस इज़ 1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू r/16, दिस इज़ लैम्डा डैश। तो हमें बोला है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज़ कितनी होगी लैम्डा के टर्म्स में। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम r की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और r की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 1/λ डैश विल बी इक्वल टू, r की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से आ जाएगी 4/λ इनटू, हम कह सकते हैं 1/16। 4 से कट करेंगे ये 4 टाइम जाएगा, सो वी कैन से लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ लैम्डा, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगेन कि ये जो पेपर डिस्कशन हो रहा है ये कोड नंबर G5 है, इंग्लिश वर्जन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, किसी भी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की सर्कमफेरेंस की ऊपर मूव कर रहा है, ये सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर अगर कोई मूव कर रहा है पार्टिकल तो हमें पता है उसका एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर।
तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है तो कुछ इस तरीके से होगा, तो हम बोलेंगे अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन इजी भी पेपर के अंदर डाले गए। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पहले से कम हो रही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात हो रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2πfc। फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। अगर हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो रिएक्टेंस की वैल्यू उस केस में ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि मॉडिफाइड इक्वेशंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि कंडक्शन करंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो रही है, कंडक्शन करंट के टर्म में हम बात करेंगे। कंडक्शन करंट जो है उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें, माफ़ी चाहता हूँ, तो कंडक्शन करंट के लिए अगर हम इस टर्म की बात करें तो कंडक्शन करंट के अंदर हम कह सकते हैं ये जो टर्म आएगा हमारा कंडक्शन करंट, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हम कहेंगे उस केस में ये फ्लक्स भी डिक्रीज़ होगा। फ्लक्स डिक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कंडक्शन करंट भी कम होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। कोई अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कोई एरर इन्वॉल्व होती है दैट इज नोन एज रैंडम एरर। हम बेसिकली जानते हैं सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, पेपर काफ़ी इजी रखा गया, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बस थोड़ा सा कुछ कैलकुलेटिव था जिसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत थी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इवन दो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मतलब गैल्वेनोमीटर पार्ट के अंदर करंट की वैल्यू 0 है। देन द वैल्यू ऑफ R इज़ गिवन बाई, ये जो R है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंसिडरेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज़ A पॉइंट, दिस इज़ B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट और ये F पॉइंट। सबसे पहले हम एक क्लोज लूप लेते हैं, बड़ा सा लूप लेंगे, जिस बड़े से लूप को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो लूप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। बड़े वाला पार्ट लेंगे तो हम KVL के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इन लूप, यहाँ पे जो लूप कंसिडरेशन में ले रहे हैं दैट इज़ A B C D E F A। इस लूप में अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास सबसे पहले 10 वोल्ट आ रहा है, फिर इसके बाद चलेंगे तो आगे इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम हम I दे देते हैं। यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसका नाम I दे देते हैं। आगे वाले पार्ट में कुछ करंट जाएगा नहीं, वो पूरा इसमें ही आ जाएगा। तो बड़े लूप के लिए बात करें तो 10 वोल्ट प्लस में हमारा आ जाएगा 400I। आगे हम चलते हैं, गैल्वेनोमीटर में कुछ नहीं है, बैटरी का वोल्टेज आ रहा है -2। लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू हम कह देंगे 0, तो 10 - 2 हो जाएगा हमारा 8 विल बी इक्वल टू हम कह सकते हैं -400 इंटू I। तो यहाँ से हमारे पास I की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ इक्वल टू 8/400 माइनस में। ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। करंट फ्लो इधर हो रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो हम कह सकते हैं V इक्वल टू IR आएगा। तो V ये आ जाएगा इक्वल टू I, ये माइनस में आएगा टर्म, ये साइन माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आएगा 8/400। हम कह सकते हैं इसको अगर 4 से काटते हैं तो दिस इज़ 100 और दिस इज़ 2 टाइम, 2 से काटते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1/50। यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू 1/50 एम्पियर आ गई। पर हमें तो क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस पता करना था, रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस हमें पता करना है। अगर ये पता करना है तो एक छोटा लूप भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। अगेन हम KVL लगाएंगे इन लूप A B C F A, इन लूप A B C F A। इस लूप की अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं अगेन V इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ की बात करें तो समीशन ऑफ V इक्वल टू समीशन ऑफ IR कर देते हैं, तो ये बन जाता है KVL। इसके लिए अगर बात करें तो बैटरी के लिए आ जाएगा 10 वोल्ट इक्वल टू हम कह सकते हैं हमारे पास 400 वाले पार्ट में जो करंट आ रहा है दैट इज़ 400I, दिस इज़ 400I प्लस अगर R वाले पार्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं ये पार्ट आ जाएगा हमारा R इंटू I। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज़ 10 इक्वल टू 400I प्लस R इंटू I।
सो वी कैन से दिस इज़ 400 इनटू करंट की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज़ 1/50, ये हमने इंटर कर दिया 1/50 प्लस आर इंटू ये भी आ जाएगा 1/50। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हम ले सकते हैं कॉमन, हम कहेंगे 1/50 हमने ले लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा 400 प्लस आर एंड दिस विल बी इक्वल टू 10। 1/50 इधर होगा तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 500 इक्वल टू 400 प्लस आर, और आर की वैल्यू जो बनेगी दैट इज़ 100। तो हम कह सकते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ 100 ओम। 100 ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी बढ़िया सवाल है, शानदार। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। एक डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी दी है, दूसरी डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी जब भी पूछी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला लिख दो, U इक्वल टू हाफ kx²। सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। U1 अपॉन U2 की जो वैल्यू है ये x1 अपॉन x2 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। U1 की वैल्यू U है, U2 हमें पता करना है, इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारी 2 सेंटीमीटर है और x2 की जो वैल्यू है वो हमें 8 सेंटीमीटर दी है और वो पूछा है U2। 2 से कट करेंगे 4 टाइम, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। हम बोलेंगे U2 की वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 टाइम्स ऑफ U आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट। इस तरीके से 16U हमारा आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। हमसे पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है। जब भी 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर होती है तो वी एवरेज इक्वल टू हम कह सकते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं 2 इंटू v1 की वैल्यू हमारी v है, v2 की वैल्यू बात करें तो 2v है, डिवाइडेड बाई v प्लस 2v हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 2 इंटू v इंटू 2v डिवाइडेड बाई 3v। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4/3v। हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये काफ़ी सिंपल सवाल एनसीईआरटी बेस्ड डाला गया। फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट सेकंड, जेनर डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, बिल्कुल सही है। ब्रेकडाउन रीजन के अंदर इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। बुलेट प्रॉब्लम है, आती रहती है जनरली, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए इसको। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट। बुलेट को हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से फेंका, प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम, शानदार, सब कुछ दे दिया। हमें इनिशियल स्पीड दी है, u की वैल्यू जो है दैट इज़ 280 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल दिया है दैट इज़ 30 डिग्री। एंगल चेक कर लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ है वर्टिकल के साथ, हमें हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है। सिंपल फार्मूला लगाना है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हम कह सकते हैं इस तरीके से, u² sin² थीटा अपॉन 2g। सिंपली वैल्यू पुट करनी है 280 इंटू 280, जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए कहा है, इंटू साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8। अगर 2 से 280 को कट करते हैं 140, अगेन 2 से कट करते हैं तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा 70, अगेन 2 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 35। बाकी को सॉल्व कर लें, पॉइंट हटा दें यहाँ से। जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो द आंसर जो आ रहा है वो 1000 मीटर आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज़ 4th। इस तरीके से करना है। काफ़ी सिंपल लेवल के क्वेश्चंस भी डाले गए इस पेपर के अंदर, सोच समझ के। ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़िया डाली गई। देखिए, 2 बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 9m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r। हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, हमारे पास एक के ऊपर मास m है और दूसरी बॉडी के ऊपर जो मास है दैट इज़ 9m, एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। r डिस्टेंस से इस तरीके से हमारे सेपरेटेड है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0, कि एक ऐसा पॉइंट पता करें जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा 0 हो। तो पहले हम वो पॉइंट पता करने की कोशिश करेंगे। वो पॉइंट हमारा P है, तो यहाँ से हम कहेंगे ये डिस्टेंस हमारे लिए x हो जाएगी, तो ये वाली r माइनस x हो जाएगी, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होगी। m मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इधर आ जाएगा, 9m मास के लिए इधर आ जाएगा।
तो सिंपली हम कह सकते हैं E1 विल बी इक्वल टू E2, जिससे हमें वो पोजीशन मिल सके। इसका फॉर्मूला G इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू G इंटू 9m डिवाइडेड बाई दिस इज़ R माइनस एक्स का स्क्वायर। इसमें उलझना नहीं है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके करना है। GM से GM कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। मिड में पॉइंट बोला है तो 3 लेना है, अदरवाइज -3 ऑप्शन भी हो सकता था। R माइनस एक्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। R माइनस एक्स की वैल्यू हमें पता है 3x के बराबर आ गई। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो R/4 आ रही है। यानी R/4 के ऊपर आपसे क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा है, हमें पोटेंशियल पता करना है। तो R/4 के ऊपर अगर हम पोटेंशियल पता करते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू सभी लोग जानते हैं, माइनस साइन सभी में आता ही है, माइनस साइन बाहर ले लिया। GM1 अपॉन पहली डिस्टेंस यानी R/4, तो 4 तो आ जाएगा ऊपर, प्लस GM2, M2 का मतलब 9m डिवाइडेड बाई हम कह सकते हैं हमारी डिस्टेंस अगर एक तरफ से R/4 है तो दूसरी वाली साइड से 3R/4 होगी, तो ये 3R आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सॉल्व करते हैं। V इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ गया, अंदर सॉल्व कर देते हैं। GM/R कॉमन आ रहा है बाहर, अंदर देख लेते हैं क्या क्या बच गया हमारा। दिस इज़ 4/1 प्लस 9 4 जा 36 अपॉन में आ जाएगा हमारा 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो V इक्वल टू माइनस GM/R आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3 LCM आ जाएगा 12, और 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48/3, यानी ये बन जाएगा 16। तो करेक्ट ऑप्शन इज -16 GM/R, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम इसमें मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है हमें पता है क्या होती है, hν होती है, या hc/λ होती है, और ये EV के बराबर होती है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन इज 1/V, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल बेसिस सभी को पता है। वेंचुरीमीटर क्या काम आता है? वेंचुरीमीटर रेट ऑफ फ्लो पता करने के काम आता है। दिस इज बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और कलर कोड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो सिंपल सा है, बस हमें थोड़ा सा कन्वर्जन आना चाहिए। NCERT बेस्ड है। 22,000 लिखा है तो हमें पता है 2 ही डिजिट चाहिए, तो 22 × 10⁻³ आ जाएगा 3, प्लस माइनस हमारा 5% दिया है। कलर बैंड फाइंड करना है किसका? थर्ड डिजिट का। तो ये पहला लेटर जो होता है ये A होता है, दूसरा B होता है, और ये तीसरा पार्ट जो होता है C होता है। 10⁻³ आ रही है। अगर टेबल की बात करें तो टेबल 0 1 2 3 पे आती है। ब्लैक एंड वाइट फार्मूला लगाएं। ब्लैक एंड वाइट अगर फार्मूला लगाते हैं तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, 3 के ऊपर हमें पता है ऑरेंज आता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑरेंज होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टेट की। क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर दिए हैं, 3 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले इसका नाम C1 दे देते हैं, इसका नाम C2 दे देते हैं, और इसका नाम C3 दे देते हैं। C2 C3 पैरेलल में आ रहा है, तो C2 3 अगर हम पता करेंगे, पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है, 3 + 3 हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें तो दोनों 6 और 3 अब हमारी सीरीज में आ जाएंगे। इसका नया कैपेसिटेंस का डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा। पहला कैपेसिटर हो जाएगा C1, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड का, और दूसरा जो कैपेसिटर है ये 3 माइक्रोफेरेड का, दूसरा जो कैपेसिटर है ये C2 3 हो जाएगा, ये 6 माइक्रोफेरेड का। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ रहे हैं। सीरीज में जब भी आते हैं तो हमें पता है C C1 C2 अपॉन C1 + C2 से निकलेगा। C1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6 यानी 9 हो जाएगा। 3 की टेबल से 9 3 टाइम जाएगा, 3 की टेबल से काटें 2 टाइम जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 2 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, NCERT बेस्ड है। ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड एंड ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ओके, कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाइड आउटपुट से रिपल निकालने का काम बचे कैपेसिटर करता है, इसीलिए सर्किट में कैपेसिटर लगाया जाता है पैरेलल में, और सीरीज में लगाते हैं तो इंडक्टर लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत ही सिंपल था, NCERT बेस्ड क्वेश्चन था। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। हमें जानते हैं नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो आता है
दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं बी डॉट डी एस, वर्सेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ही है और कुछ नहीं है, इक्वल टू 0 होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 लगेगा इसमें। 22 अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया, पर है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if the incident electromagnetic radiation has an energy of 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ ध्यान देना है कि हमें बोला है कि इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की कंडीशन है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन को हम डब्ल्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारी एनर्जी की वैल्यू 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो ज़्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, तो वर्क फंक्शन हम चेक करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये पोटेशियम के लिए जो आ रहा है ये भी नहीं हो पाएगा, सोडियम के लिए जो आ रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, तो किसके लिए होगा, सिर्फ सीजियम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा। और सीजियम शो करेगा तो हम ओनली सीजियम का ही नाम लिखेंगे, दैट इज़ CS ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ सेकेंड, सिर्फ सीजियम शो करेगा, बाकी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। ये एक शानदार सवाल डाला गया, अगेन NCERT बेस्ड प्रॉब्लम है, पहले CBSE ने भी ऐसी प्रॉब्लम पूछ रखी है। ये फुटबॉल प्लेयर इज़ मूविंग साउथवर्ड, नॉर्थ साउथ की बात हो रही है, डायरेक्शन बनाए सबसे पहले, ये हमने बना दिया नॉर्थ, ये हमने बना दिया साउथ, ये हमने बना दिया ईस्ट और ये बना दिया वेस्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बहुत बढ़िया सवाल था, कंसेप्चुअल था। ए फुटबॉल प्लेयर इज़ मूविंग साउथवर्ड, फुटबॉल प्लेयर है जो साउथवर्ड जा रहा है, साउथवर्ड मतलब इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ओके, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन ओपोनेंट, ये एक टर्न लेता है एंड सडनली टर्न ईस्टवर्ड की तरफ टर्न लेना है, मतलब इस तरफ चला गया। क्या ये v1 वेलोसिटी हो जाएगी, क्या ये v2 वेलोसिटी हो जाएगी? तो अगर इस तरीके से वेलोसिटी दी है तो यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, देन द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग, कि जब ये टर्न लेगा तो आदमी के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी तो ये हो जाएगा डेल्टा v, इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा और ये जो डायरेक्शन है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मेरे हिसाब से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 3 और 3 के लिए अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, पैरेलल में आ रहे हैं 6 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 9 हो जाएगा। 3 की टेबल से काटें 1 टाइम, ये 3 टाइम जाएगा, 3 से कट करेंगे 2 टाइम, करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन अगेन फर्स्ट चैप्टर की शानदार प्रॉब्लम पूछी गई। ये क्वेश्चन पहले ही लग रहा था, आने लायक था। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक डाइपोल को 30 डिग्री एंगल पे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस, एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू दिस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर की है तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता करना है ऑन द डाइपोल। तो हम कह सकते हैं टॉर्क विल बी इक्वल टू PE sin थीटा, सारी वैल्यूज़ दी है, P भी नहीं, हमें Q × 2A लिखना होगा, ये हमने लिख दिया Q × 2A × E × sin थीटा, दिस इज़ टॉर्क। सिंप्लीफाई कर देंगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 4 विल बी इक्वल टू Q × 2A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻⁻² हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁻5 है। साइन थीटा की वैल्यू की बात करें, साइन 30 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻² से +5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। और हम कह सकते हैं 4 को अगर काटें तो 2 टाइम्स आ जाएगा। चार्ज विल बी इक्वल टू 2/1000, वी कैन से 2 मिलीकुलम। करेक्ट ऑप्शन इज 2 मिलीकुलम, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है अगेन शानदार क्वेश्चन है। इफ़ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू 0, E.ds मतलब गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, E.ds इक्वल टू 0 मतलब डाइपोल की बात हो रही है ओवर ए सरफेस, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग द सरफेसेस, ये बात एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कांस्टेंट नहीं होता है। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अगेन NCERT बेस्ड प्रॉब्लम है, शानदार प्रॉब्लम दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इफ़ द स्क्रीन इज़
moved away from the plane of slits, then angular separation of fringes remains constant. Angular separation यानी फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है, बी थीटा की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज लैम्डा अपॉन डी। स्क्रीन से इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट की बात करें, स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो दिया है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ देन द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस। लैम्डा बढ़ाने से बीटा कम होता है ऐसा नहीं है, लैम्डा बढ़ाने पे बीटा जो होता है वो बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स। मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़, हम कह सकते हैं नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट में स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 होना चाहिए। ऑप्शन 1 इज ट्रू एंड 2 इज इनकरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम दे दी, सेल कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है। 10 वोल्ट और 5 वोल्ट अपोजिट पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये करंट फ्लो करवाएगा। हमें पता है ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे करंट फ्लो करवाएगा। 10 और 5 वोल्ट अपोजिट पोलैरिटी भी जुड़े हैं, तो हमारा जो टोटल ईएमएफ होगा वो तो 10 - 5 यानी 5 वोल्ट ही हो जाएगा। सर्किट में करंट की वैल्यू पूछी है, तो आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन में आर इक्वलेंट हो जाएगा। ईएमएफ की वैल्यू 10 - 5 यानी 5 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं दिस इज़ 5 अपॉन में 10 यानी ये 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 0.2 एम्पियर करंट 5 अपॉन 10 यानी 1/2 होगा, 0.5 होगा, सॉरी ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर किधर से किधर होगा, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसे अगर इस तरफ करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास जो डायरेक्शन है 0.5 एम्पियर का, एक ही ऑप्शन है ए टू बी थ्रू ई, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of the same mass and radius about its axis will be equal to। तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है। अगर सॉलिड स्फीयर है तो उस केस में हम बोलते हैं हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है। इसको अगर हम m के स्क्वायर के इक्वल करते हैं तो m से m हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, और हम कह सकते हैं हमारा k जो टर्म आएगा दैट इज़ इक्वल टू r इंटू √2/5, ये ऑप्शन आएगा हमारा। k1 की वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरे केस में बात करें तो अगर ये होलोस्फीयर है तो होलोस्फीयर के लिए अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 mr² होता है। इस केस में अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये m के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। k2 की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगी √2/3 इंटू r। अगर हम दोनों की रेडियस ऑफ gyration कंपेयर करने की बात हो रही है, अबाउट इट्स एक्सिस की बात हो रही है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। k1 अपॉन k2, r से r हमारा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। k1 अपॉन k2 की बात करें तो ये टर्म आ जाएगा हमारा √2/5 तो है ही हमारा, इंटू आ जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/5 आ जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं ये 3:5। वैसे 3:5 ऑप्शन गिवन है, मेरे हिसाब से ये बोनस जाना चाहिए क्योंकि √3/√5 आ रहा है। फिर भी चेक करते हैं एनटीए क्या करती है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, ट्रांसफार्मर पे शानदार प्रॉब्लम दी है। ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देखने वाली चीज़ है कि इसमें क्या पूछा गया है। ये प्राइमरी कॉइल है, इसको हम पीसी बोलते हैं। ये इस तरफ हमारा लोड लगता है, इस तरफ जो कॉइल है ये सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एससी है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी 12 वोल्ट 60 वाट का लैंप इज़ कनेक्टेड टू सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स पे जो वोल्टेज मिल रहा है E2 की जो वैल्यू मिल रही है वो 12 वोल्ट मिल रही है, और पावर जो है आउटपुट पे जो पावर मिल रही है P2 दैट इज़ 60 वोल्ट। पावर वोल्टेज इंटू करंट होती है, तो हम बोलेंगे E2 इंटू I2 हो जाएगा। I2 की बात करें तो I2 क्या आ जाएगा 60/12 यानी 5 एम्पियर का करंट आउटपुट पे दे रही है। ओके ठीक है। कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट यानी E1 की जो वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है हमसे ये पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं E2 अपॉन E1 की जो वैल्यू है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम कह सकते हैं I1 अपॉन I2 के इक्वल हो जाएगी। 100% एफिशिएंसी रहती है। E2 की वैल्यू 220 वोल्ट है, E1 की वैल्यू हमारी 12 वोल्ट है,
इक्वल टू I1 हमें पता करना है, I2 की वैल्यू 5 एम्पियर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की जो एग्जैक्टली वैल्यू हमारी आ रही है, I1 हम जब निकालेंगे तो I1 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 0.27 एम्पियर आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर जो हमें गिवन है, लाइट इज ट्रेवल x डिस्टेंस इन t1 टाइम इन एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, एंड 10x डिस्टेंस इन t2 टाइम इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। क्रिटिकल एंगल की बात करें तो क्रिटिकल एंगल हमें पता है म्यू विल बी इक्वल टू 1/sin IC होता है। तो हम कह सकते हैं IC विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ होता है। 1/μ होता है। IC की बात करें तो IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ का मतलब C/V होता है। तो V तो आ जाएगा हमारा ऊपर, C आ जाएगा नीचे। तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा साइन इनवर्स, V की बात हो रही है, V मतलब डेंसर मीडियम में बात हो रही है। डेंसर मीडियम में स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस दी है 10x, टाइम लग रहा है t2, तो हम बोलेंगे 10x/t2 इनटू स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में भी बात हो रही है तो हमारी आ रही है x/t1। तो 1/x/t1 आएगी तो t1 तो आ जाएगा हमारा ऊपर। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, x से x पार्ट को हम कर देंगे कैंसिल आउट। तो हम कह सकते हैं हमारा क्रिटिकल एंगल IC जो है ये आ जाएगा साइन इनवर्स 10t1 अपॉन में क्या आ जाएगा t2। सो वी कैन से हमारे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ 10t1/t2, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। 31 के अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। 32 की तरफ मूव करें। काफ़ी बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि ए वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग विद रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेस्ड बाय ए weight W attached to its free end, then the longitudinal stress at the point of any cross section of the wire। तो अगर कोई वायर को आपने किसी लोड लगा रखा है तो लोड तो पूरा वायर सेम ही सभी जगह पे हम कहेंगे सेम ही हमारा फोर्सेज लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रेस भी सेम लगेगा। तो ऑप्शन विल बी इक्वल टू W/A। बढ़िया सवाल है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्नोट साइकिल पे मूव करते हैं। कार्नोट साइकिल पक्का ही था, नहीं था, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम दी है। एफिशिएंसी की बात हो रही है, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट हम कह सकते हैं दिस इज T1 - T2 डिवाइडेड बाई इनपुट होता है तो हम कहेंगे T1। 50% का मतलब 50/100, ये हमने लिख दिया 50/100 विल बी इक्वल टू T1 की वैल्यू जो है वो 327 डिग्री सेल्सियस दिया है, 327 डिग्री सेल्सियस है तो हम कहेंगे 273। अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं 600 हो जाएगा ये, तो यह आ जाएगा 600 माइनस T2 अपॉन में क्या आ जाएगा 600, सॉरी यहाँ पे जो आएगा ये 600 आएगा। इसको 1/2 कर देंगे, 1/2, 2 से 600 को काटेंगे 300 हो जाएगा। 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 विल बी इक्वल टू 600 माइनस T2, यानी T2 की वैल्यू हम कह सकते हैं 300 केल्विन आ जाएगी। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये आ जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। 34 की तरफ मूव करते हैं। 34 में जो प्रॉब्लम दी है कि मेटल वायर का मास हमें दे दिया ये इतना है और इसकी रेडियस जो है ये इतनी दी है और लेंथ इतनी दी है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की बात हो रही है तो डेंसिटी सभी लोग जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम की बात करें, सिलेंड्रिकल होता है वायर तो हम कहेंगे πr² L आ जाएगा। डेंसिटी में एरर डेल्टा ρ/ρ विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा m/m प्लस माइनस डेल्टा r/r। स्क्वायर है तो आगे 2 भी आ जाएगा। प्लस माइनस लेंथ की बात हो रही है तो डेल्टा L/L आ जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। डेल्टा m/m की बात हो रही है, परसेंटेज एरर निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.002 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा r/r की बात करें तो ये इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0.1 अपॉन में 0.3 आ जाएगा, प्लस में डेल्टा L/L की बात करें 100 से बात करें तो 2/5 हो जाएगा। 0.2/4 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। 2 इंटू 1/3 तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 की वैल्यू 0.67 हो जाएगी, प्लस 2/5 यानी 0.4 हो जाएगा। जब हम इन सभी को सॉल्व कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा 34 के अंदर आ रहा है दैट इज C। यहाँ पे C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम, बहुत ईजी सी प्रॉब्लम दे दी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। क्वेश्चन में बोला है कि फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, एम्पलीट्यूड इतना है।
क्वेश्चन में हमें एम्पलीट्यूड गिवन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम सभी लोग जानते हैं ई नोड अपॉन वी नोड की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। बी नोड हमसे पूछा गया है, ई नोड अपॉन सी हो जाएगा। ई नोड की बात हो रही है, ई नोड 48 दिया है क्वेश्चन में। सी की बात करें 3 × 10⁸ होती है, 3 से कट करें 16 टाइम जाएगा, तो यह जाएगा 16 × 10⁻⁻8। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें 1.6 × 10⁻⁹। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। ओके, सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, उनमें से हमें 10 ही करने होते हैं। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाते तो भी आपका काम हो सकता था, सिलेक्टिव पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेक्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम दी है, बुलेट प्रॉब्लम है पेनिट्रेशन की। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद ए वेलोसिटी u. When the bullet traveled 24 cm through the block along the length horizontally, velocity of bullet become u/3. u/3 का मतलब इसने 66% जो velocity है वो lost कर दी. Then it further penetrate into the block in the same direction before coming to the rest exactly in the other end of the block. Then the total length of block will be. समझने वाली चीज़ है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसे डायग्राम बना लें। u/3 और यहाँ पे हो रही है 0। यहाँ डिस्टेंस x ट्रेवल हुई है तो यहाँ हमें जो डिस्टेंस पता करनी है वो x2 हो जाएगी। इस सभी में अगर मैं बात करूँ तो रिटार्डेशन जो है पूरे के अंदर हमारा कांस्टेंट रहता है। आप सिर्फ रिटार्डेशन का फॉर्मूला लगाएं, रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं v² - u² अपॉन में 2s आ जाएगा। पहले पार्ट के लिए बात करें तो हम कहेंगे u/3 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा u² अपॉन 1 इंटू में 1/2 इंटू डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है शायद 24 सेंटीमीटर है, 2 × 24 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू, आगे पूरी डिस्टेंस पूछी है तो इनिशियल फाइनल स्पीड तो हो गई हमारी 0 का स्क्वायर माइनस u² अपॉन में आ जाएगा 2 × s। ये s हमें पता करना है, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे वो 27 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये एक शानदार प्रॉब्लम डाली पेपर के अंदर, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। ये क्वेश्चन करने वाला था, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया है इक्वी कॉन्केव लेंस, फिर एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर अगेन हमारा एक प्लेनो कॉन्केव लेंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है इस कॉम्बिनेशन की। इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जो आएगी 1/f इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस आ जाएगी हमारी 1/f3। इस तरीके से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी निकल के आ जाती है। अगर इस फोकल लेंथ की बात करें तो f1, f2 और f3 आपको पता करनी थी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं 1/f1। प्लेनो कॉन्केव लेंस है, हमें पता है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। 1/f का फॉर्मूला 1.6 - 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू पहली सरफेस प्लेन है तो हम कहेंगे इन्फाइनाइट हो जाएगा, -1/r, r का मतलब 20 सेंटीमीटर हमने पुट कर दिया। 1.6 में से 1 माइनस कर दिया, माइनस साइन के साथ यह आ जाएगा 0.6 अपॉन में 20। पॉइंट हटा दें तो हम कहेंगे ये 6/200 आ जाएगा। दूसरे लेंस के लिए बात करें 1/f2, तो दूसरे के लिए भी सिंपली इसी तरीके से फॉर्मूला लगाएं। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 -1 अपॉन 1 और ये डबल कॉन्केव लेंस है तो हम कहेंगे यहाँ पे 2/r लग जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 डिवाइडेड बाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई r यानी 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1/20। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी 200 हो जाएगा। 1/f3 थर्ड पार्ट की बात करें तो अगेन हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है तो हम कहेंगे 1.6 -1 इंटू पहली जो सरफेस है प्लेनो कॉन्केव है तो हम कहेंगे -1/r आ जाएगा। ये पहले पार्ट जैसा ही आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6/200। अगर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं और हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -6/200 प्लस हम कहेंगे हमारा आ जाएगा 10/200 -6/200। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 200 एलसीएम आ जाएगा, -6 -12 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। कट करेंगे ये आ जाएगा 100, तो हम बोलेंगे हमारा एफ इक्वलेंट जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। सो वी कैन से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी बढ़िया सवाल दिया।
क्वेश्चन नंबर 37, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम अगेन हमें दी है। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है बिल्ट ओवर ए रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंक दी। तो चलो ठीक है, ये मैंने ब्रिज बना दिया, ये रिवर फ्लो हो रही है इस तरीके से। यहाँ से कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगी, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे की तरफ आ जाएगी, एकदम से नहीं आएगी, ये ऐसे थोड़ा ऐसे होके आएगी। चलो ठीक है, हमें तो इससे मतलब है कि किधर फेंकी है, बाकी हमारा सारा काम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल रहा हूँ एस, ये पार्ट जो है एस, ये हमें पता करना है। सिंपली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम में ऊपर की तरफ मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, नीचे की तरफ मैं ले रहा हूँ नेगेटिव, हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो एस इक्वल टू हम जानते हैं यूटी, ऊपर की तरफ जा रहा है तो -12 GT²। सिंपली सॉल्व कर दो। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है, सेम एनसीईआरटी के एग्जांपल जैसी प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज़ 4, टाइम भी लग रहा है 4 सेकेंड, -12, जी की वैल्यू आ जाएगी 10, टाइम की वैल्यू 4 4 जा 16, 2 से कट करेंगे ये आ जाएगा 8, हम कहेंगे 4 4 जा 16, माइनस में ये आ रही है 80, बाई सॉल्विंग दिस वी कैन से 64 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी कैन से इट इज़ नेगेटिव, सो वी आवर ऑप्शन इज 64 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। अगेन शानदार प्रॉब्लम दी है एसएचएम की। हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, सभी लोग जानते हैं, -ω² y के बराबर होता है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ हमें ओमेगा पता करना है। ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t, सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 2π/, टाइम की वैल्यू एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 8 सेकेंड, 2 से कट करेंगे 4, हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी π/4। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कहेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिख रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो रही है। तो अगर ये 1 हो रही है तो यहाँ पे पुट की जा सकती है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -π² इंटू 1, π² इंटू 1 किया तो हमारा एक ही करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, -π² ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 39 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। 40 की बात करते हैं। 40 के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी दी गई। इसमें एक बोला है कि सैटेलाइट इट इज़ ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद ए टाइम पीरियड ऑफ टी। अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका टाइम पीरियड जो है वो टी है। इफ़ डी इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ 3π/gd किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो t विल बी इक्वल टू, हम सभी लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 2πr, हमें पता है 2πr/v होता है। वेलोसिटी की बात करें तो जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है तो उसके ऊपर जो फोर्सेज लगते हैं mv²/r जो होता है ये g कैपिटल M स्मॉल m/r के इक्वल होता है। m से m क्या हो जाता है, कैंसिल, r² आता है, एक r से एक r हमारा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं v² की जो वैल्यू आती है दैट इज़ gm/r। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हम कह सकते हैं v की जो वैल्यू होगी दैट इज़ √, gm की वैल्यू की बात करें तो g तो है ही, अपॉन r है ही, हम कह सकते हैं m मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अर्थ एक स्फीयर है तो हम कहेंगे 4/3πr³ हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, एक r से ये कट जाएगा, हमारा r² टर्म आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये पार्ट हमारा g है, रो 4/3πr³, यानी v की जो वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे वो आ जाएगी √4ρg पाई r²/3। इस v की वैल्यू को यहाँ रख के और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, दैट इज़ t²। बाई सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग t², सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। यहाँ से वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और सॉल्व कर देंगे। 41 की तरफ मूव करते हैं। 41 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का नेट इम्पीडेंस पूछा है। नेट इम्पीडेंस Z विल बी इक्वल टू √, क्या हो जाता है, r² + XL - XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, XL XC अलग से कैलकुलेट कर लें। XL इक्वल टू हम कहेंगे 2πfl होता है, वैल्यूज़ पुट कर ले, 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्स, 2π × 50, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 50/π, मिली हेनरी है, 50/π × 10⁻³ भी आएगा। सिंप्लीफाई कर दें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 50 × 50 हो जाएगा 2500, इंटू 2 करेंगे 5000 हो जाएगा, 5000 × 10⁻³ करेंगे। एक्सेल की जो वैल्यू आ रही है वो 5 ओम आ जाएगी।
सिमिलरली हम एक्स सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है, 2π/f(c) हो जाएगा 1/2π(f)50 है। सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10⁻³ अपॉन थोड़ा मिस्टेक है, ये 10⁻³ जो ऊपर नहीं है ये नीचे की तरफ आएगा। सी की वैल्यू 10⁻³ अपॉन में पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं 10⁻² ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो 10⁻⁻5। ये देखना है ये कितना है, 10⁻³ माइक्रो के अंदर है तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6। प्लस की पावर आ रही है 5, -6 कर रहे हैं तो -1 बच रही है, ऊपर की तरफ जाएगा तो 10 बच जाएगा, 10 ओम। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे। z विल बी इक्वल टू √r², r की वैल्यू हम कह सकते हैं 10 का बन जाएगा 100, प्लस 10 - 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 125 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट आता है 5√5। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 42, अगेन क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया पूछा। इनर मोस्ट रेडियस में जो रेडियस की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। 5.3 इंटू 10⁻⁻11 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि r0 की जो वैल्यू है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज़ द रेडियस अलाउड इन थर्ड ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट के अंदर अगर हमसे पूछा है तो Rn की वैल्यू हमें पता है n² इंटू r0 आती है। वैल्यूज़ पुट कर दें। n की बात करें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/1 इंटू 0.53। 0.53 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.3 से थोड़ा सा छोटा आएगा, दैट इज़ 4.77। तो 42 में हम कहेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा। 43, अगेन बहुत बढ़िया प्रॉब्लम पूछी इलेक्ट्रोस्टेट पे, सिंपल है पर अच्छी है। यहाँ पे जो डाइपोल की लेंथ है ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस बड़ी है छोटी नहीं है। छोटी नहीं है तो आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, आपको सिंपली फार्मूला लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो पी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल हमारा आने वाला है हो जाएगा वीपी विल बी इक्वल टू V1 + V2। V1 की बात करें तो V1 आ जाएगा हमारा KQ1/R1 प्लस आ जाएगा KQ2/R2। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। KQ सभी का कॉमन ले लिया, कॉमन नहीं लिया जा सकता, सिर्फ K लिया जा सकता है। Q1 की वैल्यू पॉजिटिव Q है अपॉन जो डिस्टेंस आएगी ये 3 है ये 5 है, 5 - 3 करेंगे 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 प्लस Q2 की बात करें Q2 पे चार्ज नेगेटिव है -Q आ गया, डिवाइडेड बाई हम कह सकते हैं हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 5 और 3 8 यानी 0.08। थोड़ा सॉल्व करना है, KQ कॉमन आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, 100/2 माइनस इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 100/8। अब सिंप्लीफाई कर देना है, KQ तो आ ही रहा है, LCM आ जाएगा 8, हम कहेंगे ये आ जाएगा 400 माइनस 100 हो जाएगा 300 अपॉन में 8। क्वेश्चन में जो आंसर हमसे बोला है वो आंसर किस 10⁻² के टर्म में बताना है, तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा 3/8 KQ इंटू 10⁻²। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 3/8 KQ होगा। 3/8 KQ के अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। अगेन एक शानदार प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया है ए वायर कैरिंग ए करंट I अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज़ ए लेंथ ऑफ L। एक वायर है जो एक्स एक्सिस में है और इसके अंदर हमें बोला गया है कि इसके अंदर करंट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू, हम जानते हैं इस QVB फार्मूला होता है, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, पर यहाँ पे करंट गिवन है तो इससे सॉल्व नहीं होगा। तो हम बोलेंगे हम करंट के लिए यूज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे करंट I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सिंपली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं है, आपसे क्रॉस प्रोडक्ट जानना चाहते थे। मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू I बाहर आ जाएगा। अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमें गिवन है एक्स एक्सिस में जा रहा है हमारा, L लेंथ का वायर है तो हम कहेंगे LI कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, ये हमें गिवन है। FM विल बी इक्वल टू, I तो बाहर आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है टेबुलर मेथड से सॉल्व होगा, I कैप J कैप K कैप। I कैप की बात करें तो L 0 0 2 3 -4। बाई सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा आ रहा है उसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही आ रहा है, दैट इज़ 5IL। मैग्नेटिक क्रॉस प्रोडक्ट जो है सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से, I आ जाएगा बाहर, I कैप ले लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 0 0 माइनस J कैप
इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4L और आगे आ जाएगा 0 प्लस के कैप और इनटू में आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 3L आ जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम बोलेंगे FM विल बी इक्वल टू आई तो है ही और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4L जे कैप प्लस 3L के कैप। 4 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है वेक्टर सम में 5 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो I इंटू, यहाँ तक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म लगाएं इसके ऊपर। तो 4 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5IL करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं, काफ़ी बढ़िया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ कार रिमेन स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल फार्मूला बेसिस प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है वो हमें पता है म्यू mg के इक्वल होता है, और एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m से m कैंसिल हो जाएगा हमारा, a विल बी इक्वल टू म्यू जी होता है। सिंपली म्यू और g की वैल्यू पुट करनी है। म्यू 0.15 है, g की वैल्यू हमारी 10 लेने को कहा है, 1.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 भी अगेन एक अच्छी प्रॉब्लम दी है। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ इज f, वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर वन इज कॉन्केव। When they are placed in contact with each other, then equivalent focal length 1 upon f will be equal to, f equivalent will be equal to 1 upon f minus 1 upon f, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0। 0 नहीं लगाना है, 0 गलत है। f equivalent की वैल्यू निकालें, 1 upon 0 आएगी, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट, दैट इज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। 47 में यहाँ पे हमें दिया है दो स्टेट सेमी इनफाइनाइट वायर हैं और एक सर्कुलर वायर है। इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट यही है, इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और इनवर्ड को क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव। तो ऊपर वाले स्टेट वायर के लिए बात करें तो करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हम कहेंगे पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ड आएगा हमारा, तो इनवर्ड के लिए हम बोल देंगे नेगेटिव। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बात करें, सर्कुलर पोर्शन के लिए बात करें तो राइट हैंड थंब रूल से बात करेंगे तो करंट आएगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ, और नीचे वाले पोर्शन के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड। सो वी कैन से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है फर्स्ट स्टेट वायर के लिए, इसका नाम B1 हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट वायर है तो हम कहेंगे ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में आ जाएगा, वैसे 2πx होता है फुल लेंथ के लिए, हाफ लेंथ है तो हम कहेंगे ये आ जाएगा 4πx। x का मतलब यहाँ पे आ रही है तो 4πr आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है तो हम बोलेंगे अंदर की तरफ है तो ये आ जाएगा माइनस के कैप। B2 की बात करें, सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है तो उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आ जाएगा, 2r की जगह 4r आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है यानी के कैप आ जाएगा। B3 की बात करें स्टेट वायर के लिए तो इसका तो भी ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हम देख रहे हैं इनवर्ड आ रहा है तो हम कहेंगे माइनस के कैप हो जाएगा। इन सभी का वेक्टर सम कर देना है, इन सभी का वेक्टर सम करेंगे तो हम बोलेंगे बी नेट विल बी इक्वल टू, ये दोनों B1 और B3 जो हैं ये माइनस के कैप में और B2 के कैप में, पहले B2 लिख देते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4r सभी में कॉमन आ रहा है, अंदर जो पोर्शन आ रहा है उसके अंदर B2 के अंदर आ रहा है हमारा 1 आ जाएगा, और इन दोनों के अंदर माइनस साइन के साथ हम बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ पाई आ जाएगा, 2 अपॉन पाई आएगा, और ये आउटवर्ड आएगा, बाहर की तरफ आएगा, के कैप आएगा इसके साथ। म्यू नॉट आई अपॉन 4π 1 - 2 अपॉन पाई पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 अगेन बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम दी गई, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम दी गई। 10 रजिस्टर्स हैं हमारे, सीरीज़ पैरेलल में जोड़ने की बात हो रही है। पहले केस में इन दोनों को सभी को जोड़ा गया है कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर हमें बोला गया है सीरीज़ में, तो करंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। कनेक्टेड इन सीरीज़ विद बैटरी के साथ कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आर इक्वलेंट की वैल्यू हम जानते हैं n टाइम्स ऑफ r हो जाती है। करंट की वैल्यू सर्किट में कोई पूछ ले तो I इक्वल टू EMF अपॉन में n इंटू r आ जाएगा, यह I1 है। दूसरे केस में पैरेलल में कनेक्ट किया है तो पैरेलल में आर इक्वलेंट की वैल्यू हमें पता है पहले से कम हो जाती है, r अपॉन n हो जाएगा। दूसरा जो करंट आएगा इसका नाम I2 होगा, I2 विल बी इक्वल टू E अपॉन r अपॉन n होता है, n ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें बोला है कि करंट दूसरे केस में n टाइम्स हो गया, यानी I2 अपॉन I1 की वैल्यू कितनी हुई ये आपको बतानी है। तो I2 अपॉन I1 की वैल्यू हम कह सकते हैं ये आ जाएगा NE अपॉन R इंटू दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करके लिखना है तो हम बोलेंगे n टाइम्स ऑफ R अपॉन E, E से E कट जाएगा, R से R कट जाएगा, ये n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। n की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, 10 रजिस्टर्स हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, सो करेक्ट ऑप्शन इज 3।
48 के अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 49 की तरफ। 49 वाले प्रॉब्लम के अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन है लॉजिक गेट्स गिवन है। लॉजिक गेट्स में ए और बी गिवन है। पहले हमें यहाँ पे हम कहेंगे नोट गेट गिवन है, यहाँ भी नोट गेट गिवन है और यहाँ पे नॉन गेट गिवन है। तो इसके लिए हमें ए और बी इनपुट देना है और फिर आउटपुट हमें निकालना है। तो ए और बी इनपुट सभी का चेक करें तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 आ रहा है सभी के अंदर। तो अगर इस तरीके से इनपुट देते हैं तो हम इनके बारे में बात करते हैं। ये पहले ए इनपुट दे दिया, फिर बी इनपुट दे दिया। ए के अंदर हम बात करेंगे तो हमारे जो टर्म्स आएंगे वो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हमारे इनपुट हो रहे हैं। ए से जो आउटपुट मिलेगा इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये y1 आ जाएगा। यहाँ से जो आएगा इसका नाम y2 हो जाएगा और ये दोनों इनपुट होंगे किसके लिए, आगे वाले के लिए। तो यहाँ से जो इनपुट मिलेगा, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा इसका नाम y दे देंगे। y1 की बात करें तो y1 जो है ये नोट गेट है, तो एक आउटपुट है जो जस्ट चेंज हो जाएगा। 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दूसरे के लिए बात करूँ, y2 की बात करूँ तो y2 वाले केस में भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि आउटपुट चेंज हो जाएगा। 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे नन गेट में लग रहे हैं, तो सबसे पहले इसको एंड गेट में भेजें और फिर आउटपुट निकलेगा। तो y इक्वल टू हम कह सकते हैं y1 इंटू y2 हो जाएगा और फिर इनका आउटपुट चेंज होगा। तो 1 इंटू 1 का आउटपुट है वो 1 ही आएगा, चेंज होके 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 का 0 आएगा तो 1 हो जाएगा। वो 0 इंटू 1 का 0 आएगा तो वो 1 हो जाएगा। 0 0 का 0 ही आएगा, 1 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज, हम कह सकते हैं 0 1 1 1 आ रहे हैं थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, अगेन बढ़िया सवाल है। रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम दी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम, 6.8 ओम हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो हमें पता है RT विल बी इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी इक्वल टू एल्फा। RT की वैल्यू है 6.8, माइनस में आ जाएगा 2 ओम, डिवाइडेड बाई R0 की वैल्यू 2 इंटू टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है इक्वल टू एल्फा। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज़, इसको सॉल्व करने के बाद 3 इंटू 10⁻⁻2 पर डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। ऑप्शन इज़ करेक्ट। Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel and give your blessings. All the best. Thank you. Bye bye.